हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मेडक्वांटा। तो आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। 2 वीडियो इंट्रोडक्शन पे था और एक था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे, जिसपे हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था। एक्सियल स्केलेटन में हमने क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी, फेशियल बोन्स पढ़ी थी, हायोइड बोन पढ़ लिए और ईयर ऑसिकल्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ बोनी structure which forms the backbone of our body. Fine. Now इसका जो पोजीशन है वो क्या है? इट इज लोकेटेड डॉर्सली। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई इंसान है तो इसका जो पीठ है उसमें ये डॉर्सली लोकेटेड होगा, लाइक दिस। वेंट्रल सरफेस पे क्या होती है? स्टर्नम। और पीछे के साइड क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम नेक टिल टेल, इट्स द वर्टिब्रल कॉलम। फाइन, ऑन डॉर्सल सरफेस। ठीक है। अब इसका जो वर्टिब्रल फॉर्मूला होता है ना, वो एम्ब्रियो में अलग होता है और एडल्ट में अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्मूला क्या है। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें C7 का मतलब 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, T12 का मतलब 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, L5 का मतलब 5 लंबार वर्टिब्रे, S5 का मतलब 5 सैक्रम वर्टिब्रे और CO4 का मतलब है 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रे। सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 33। तो एम्ब्रियो में या फिर जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, जो एकदम नवजात शिशु होता है, उसमें 33 वर्टिब्रास होते हैं। पर जैसे जैसे चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो जो जो ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब है उनका फ्यूजन हो जाता है। जहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब वो फ्यूज नहीं होते, जहाँ पे ब्रैकेट लगाया इसका मतलब वो फ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो सैक्रम की जो 5 बोन्स होती है वो क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सैक्रम की 1 2 3 4 5, ये 5 बोन्स है, ये जो होती है ये फ्यूज कर जाती है, मर्ज कर जाती है और एक सिंगल बोन बना लेती है। ठीक है। उसी की तरह जो कॉकिक्स है उसकी भी जो 4 बोन्स होती है, 1 2 3 4, ये फ्यूज कर जाती है और एक सिंगल बोन बना लेती है। ठीक है। तो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 26 वर्टिब्रे इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे की। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं ये 7 होते हैं नंबर में इन मोस्ट मैमल्स। बिकॉज हम अगर पूरा एनिमल किंगडम की बात करें तो कुछ जो मैमल्स होते हैं उनमें ये 7 से ज़्यादा या 7 से कम हो सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस में 7 से ज़्यादा है और किस में 7 से कम है। ठीक है। नाउ कमिंग टू थोरैसिक वर्टिब्रे, ये कितने होते हैं? 12 इन नंबर। और 12 हमें पता है कि जो हमारी जो रिब्स होती है ऐसे जो अटैच्ड होती है, आगे से स्टर्नम से होती है और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से होती है। ठीक है। तो जो 12 रिब्स होती है नंबर में, तो ये 12 थोरैसिक वर्टिब्रास के साथ पीछे से अटैच्ड होती है। ठीक है। और ये 12 होते हैं नंबर में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थोरैसिक केज होता है वो बनाने में कौन हेल्प करता है? थोरैसिक वर्टिब्रे। उसके बाद जो लंबर वर्टिब्रे होते हैं वो कितने होते हैं? दे आर 5 इन नंबर। जो लंबार वर्टिब्रे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो प्लीज इसको ध्यान रखना। ये एक हेवीएस्ट वर्टिब्रा भी है और ये लार्जेस्ट वर्टिब्रा भी है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? L² से। L फॉर लंबर और L फॉर लार्जेस्ट। ठीक है। ये हो गया हमें याद लंबर वर्टिब्रे। उसके बाद अगर हम बात करें सैक्रम वर्टिब्रे की, तो जो सैक्रम वर्टिब्रे मैंने आपको बताया कि जो 5 बोन्स होती है वो फ्यूज करके क्या बना देती है? सैक्रम वर्टिब्रे। और जो कॉकिक्स वर्टिब्रे होता है इट इज अ फ्यूज्ड बोन ऑफ टेल वर्टिब्रे। जो कॉकिक्स वर्टिब्रा होता है ना वो टेल बोन बनाने में रिस्पॉन्सिबल था हमारे एंसेस्टर में। टेल बोन या फिर टेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
किस में? एंसेस्टर्स में। बट विथ एवोल्यूशन जो टेल थी वो हो गई वेस्टिजियल और हो गई डिसअपियर। बट जो कॉकिक्स है, जो वर्टिब्रा है, स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी पाया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ फ्यूज बोन ऑफ टेल वर्टिब्रे, वेस्टिजियल इन ह्यूमंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेल। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड हमने यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम डिस्कस करा और उसके जो नंबर होते हैं डिफरेंट वर्टिब्रास के वो डिस्कस कर लिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस टिपिकल वर्टिब्रे। देखो जो वर्टिब्रे होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, टिपिकल वर्टिब्रा भी होता है और एटिपिकल भी होता है। टिपिकल का मतलब ये होता है कि जो जो सब में सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वाइकल 7 वर्टिब्रे हैं तो 7 में से जो 2 वर्टिब्रे होते हैं C1 और C2 वो दोनों तो होते हैं डिफरेंट, और जो बाकी C3 to C6 होते हैं वो होते हैं सेम। अगेन जो C7 होता है वो होता है डिफरेंट। तो जो C1, C2 और जो C7 है इनको हम बोलेंगे एटिपिकल वर्टिब्रा। क्यों? क्योंकि ये है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 4। ठीक है, जबकि एटिपिकल वर्टिब्रा कौन से होंगे? जिनमें कुछ फीचर्स होंगे वो लीक से हटके होंगे, मतलब जो जनरल फीचर्स हैं वो उनमें कुछ एब्सेंट होंगे या फिर कुछ एक नया एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा फीचर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब जो वर्टिब्रे होता है वो ये ऐसा 3D स्ट्रक्चर होता है और इस शेप का होता है। अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग कि इस वाले प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसके थ्रू क्या पास करते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ सबसे ऊपर वाला जो प्रोसेस है उससे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन, ठीक है। जो न्यूरल स्पाइन होता है इसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनस प्रोसेस। अब जो ये स्पाइनस प्रोसेस होता है इट इज लोकेटेड डॉर्सली। फाइन। अब जो ये वाला है राइट हैंड साइड पे इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, फिर ये वाला जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर इट इज नोन एज सेंट्रम। सेंट्रम क्या होता है? बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन। इट इज नोन एज वर्टिब्रल फोरामेन। जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है उसका दूसरा नाम है न्यूरल कैनाल। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरल कैनाल, ऑल्सो नोन एज न्यूरल कैनाल। फाइन। अब न्यूरल कैनाल का फंक्शन क्या है? न्यूरल कैनाल का फंक्शन ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइन दिख रहा है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू इट। ये स्ट्रक्चर है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है से, तो ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं सेंट्रम या बॉडी पे। जो सेंट्रम या बॉडी है, पहली बात देखो ये डॉर्सली लोकेटेड था न्यूरल स्पाइन। अब हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रम या बॉडी है वो वेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि वेंट्रली लोकेटेड है। दूसरे पॉइंट ये होता है ये एम्फीप्लैटियन टाइप होता है। जो एम्फीप्लैटियन, जो वर्टिब्रेज होते हैं ना उनके कई टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ वर्टिब्रे, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप के वर्टिब्रे होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। फाइन। एम्फी का मतलब ऐसे होता है बोथ। ठीक है, और ये एसीलस होता है। एसीलस मतलब सीलोम एब्सेंट।
फाइन। उसके बाद इसका जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होता है वो होता है फ्लैट। अब ये जो है ये इसका एंटीरियर सरफेस होगा और इसके जो नीचे वाला होगा वो इसका होगा पोस्टीरियर सरफेस। तो इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर फ्लैट। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो हमने बात कर ली एक सिंगल इंडिविजुअल वर्टिब्रा की, जो कि एक टिपिकल वर्टिब्रा है। एटिपिकल वर्टिब्रा में ये होगा कि किसी में न्यूरल स्पाइन एब्सेंट है, किसी में ट्रांसवर्स प्रोसेस एब्सेंट है, किसी में ये जो सेंट्रम या बॉडी ही एब्सेंट है, तो वो फिर उसको बना देता है एटिपिकल वर्टिब्रे। मतलब जो जनरल या जो नॉर्मल चीज है उससे कुछ हटके उसमें है, या तो कुछ एब्सेंट हो गया या फिर कुछ नई चीज प्रेजेंट हो गई। अब ये हम देखते हैं कि दो वर्टिब्रे, अगर दो एडजेसेंट वर्टिब्रे हैं तो उनके जो अटैचमेंट होते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे वो एक दूसरे को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको अब ये लेटरल व्यू है, ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिब्रास का। तो अगर हम इस लेटरल व्यू को देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, पहले इनकी लेबलिंग करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। ठीक है, ये होते हैं दो। उसके बाद ये पोस्ट है, इसका मतलब ये है प्री। प्री का मतलब पहले, प्री जाइगोपोफाइसिस। ठीक है, उसके बाद ये जो इतना जो स्पेस होता है ना, दो प्री जाइगो, ये इसका प्री जाइगोपोफाइसिस है, जबकि ये पहले वाले वर्टिब्रा का पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है। तो एक के प्री और दूसरे के जो पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं, या फिर उसमें जो मूवमेंट पॉसिबल होता है, वहां पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। फाइन। उसके बाद ये जो स्पेस है ना, दिस वन, यहाँ से पास होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम या फिर न्यूरल कैनाल, जिसको बोलते हैं नर्व्स का जो गुच्छा होता है वो यहाँ से पास होता है। इट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं, nerve fibers passes through it. Nerve fibers passes through it. ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है। ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। इट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये जो आपको सामने प्रोसेस दिख रहा है इट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस यहाँ पे लेटरल साइड में था, तो लेटरल व्यू में आगे की साइड दिखेगा। जैसे अगर ये सीधा देखते हैं तो ये तो हो गया इंटीरियर व्यू, पर अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं तो ये हो गया हमारा लेटरल व्यू। तो अगर लेटरल व्यू में अगर हम बात करते हैं तो अगर मेरे को ये ट्रांसवर्स प्रोसेस सीधे में अगर ऐसा दिख रहा था तो मुझे टेढ़े में तो इस साइड दिखेगा ना लेटरल व्यू में। तो यही चीज है यहाँ पे, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो हमने क्या किया, और जो प्री जाइगोपोफाइसिस होते हैं ये भी दो होते हैं और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस भी दो होते हैं। आई होप ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियर है। ये हमने एक सिंगल वर्टिब्रा डिस्कस करा, फिर हमने ये दो एडजेसेंट वर्टिब्रास डिस्कस करे। दो एडजेसेंट वर्टिब्रास में हमने पढ़े प्री जाइगोपोफाइसिस, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। इन दो वर्टिब्रा के बीच में एक होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, और बीच में एक होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जिसके थ्रू पास क्या करते हैं, नर्व फाइबर्स। ठीक है, एक टिपिकल वर्टिब्रा इंडिविजुअल वर्टिब्रा में हमने पढ़ा कि इसमें तीन प्रोसेस होते हैं, न्यूरल स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, और तीसरा होता है सेंट्रम या बॉडी।
और बीच में होता है एक वर्टिब्रल फोरामेन। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक था एक्सप्लेनेटरी पोर्शन। अब जो आगे का पोर्शन है वो सारा है थ्योरेटिकल, बेसिकली रोट है, मतलब याद करना है, रट्टा मारना है और चीजों को रिमाइंड मतलब दिमाग में बिठा के रखना है ताकि फटाफट से एमसीक्यू आए और हम फटाफट से टिक कर दें। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस या पॉइंट्स उठाए गए हैं ये पिछले जो पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके गो थ्रू करने के बाद हमें जो पॉइंट्स मिले वो यहाँ पे कलेक्ट करके लिखे गए हैं। तो आपके सारा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे, बस आपको ये नोट्स को याद करना है। तो स्टार्टिंग विद सर्वाइकल वर्टिब्रे, मैंने भी आपको आगे बताया था जब हमने वर्टिब्रल फॉर्मूला डिस्कस करा था कि जो वर्टिब्रास होते हैं सर्वाइकल वाले वो कितने होते हैं, दे आर 7 इन नंबर। उसके बाद ये कहाँ मिलते हैं, नेक रीजन में मिलते हैं। देखो अगर ये है तो यहाँ पे जो वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं दीज आर नोन एज सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उसमें एक्सेप्शन मैंने बोला था कि ह्यूमंस में 7 होते हैं, बट कुछ मैमल्स हैं जिनमें 6 या फिर 9 मतलब 7 से कम या 7 से ज्यादा भी मिलते हैं। तो जो मेंटी होती है इसमें मिलते हैं 6 मतलब 7 से कम, और ब्रेडिपस या स्लॉथ इसमें मिलते हैं 9। ठीक है, स्लोएस्ट मैमल होता है। अब हम आगे चलते हैं, दीज आर स्मॉल साइज। जो थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं ना उनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि नेक रीजन में प्रेजेंट है बेसिकली। तो नेक है वो है ही पहले से कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, जबकि फिर नीचे चलेंगे तो पीठ का रीजन आ जाएगा जो कि ब्रॉड है। तो जो वर्टिब्रा होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक बात बताइए मैंने आपको चीज को याद रखने के लिए, जबकि ऐसा कुछ ऐसा मतलब साइंटिफिक लॉजिक है नहीं है, बस चीजों को याद रखने के लिए थोड़ा सा तुक लगाया है। उसके बाद जो पहले फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं ना उनमें एक पोर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। ठीक है, पर जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है इसमें ये होता है एब्सेंट, इसलिए ये हो जाता है एटिपिकल। फाइन। तो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट और एम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको याद रखना। उसके बाद आता है एटलस। जो एटलस है इट इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब मैंने आपको बताया था कि जो C1, C2 और जो C7 होते हैं दीज आर दी एटिपिकल वर्टिब्रास। तो एटलस भी एटिपिकल वर्टिब्रा है। अब ये क्यों है एटिपिकल वर्टिब्रा, ये हम देखते हैं कि इसमें कौन से वो फीचर्स प्रेजेंट हैं जो कि C3 to C6 में प्रेजेंट नहीं है। जो एटलस है ये एटिपिकल वर्टिब्रा इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो सेंट्रम एब्सेंट है। बेसिकली जो हमने सेंट्रम यहाँ पे डिस्कस करा था, सेंट्रम या बॉडी, ये एटलस में एब्सेंट होता है। उसके बाद इसमें स्पाइनस प्रोसेस भी एब्सेंट है। हमने न्यूरल स्पाइन डिस्कस किया था यहाँ पे जो कि डॉर्सली लोकेटेड था, ये भी किसमें एब्सेंट है, एटलस में। ठीक है, अब जो एटलस होता है वो ऑक्सीपिटल बोन के साथ बनाता है एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। बेसिकली जब हमने वो डिस्कस करा था ना स्कल बोन्स, तो हमने ऑक्सीपिटल बोन भी डिस्कस करी थी। तो ऑक्सीपिटल बोन जो होती है वो नेक रीजन से थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड होती है। तो एटलस का एटलैंटो और ऑक्सीपिटल बोन का ऑक्सीपिटल जॉइंट, तो ये बनाती है ऑक्सीपिटल बोन के साथ एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट ऑफ स्कल। अब ये जो एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का सिग्निफिकेंस है वो ये है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉडिंग मूवमेंट। नॉडिंग मूवमेंट मतलब हाँ ना मूवमेंट। जब हमें किसी चीज के लिए हाँ करनी होती है तो हम चिन को नीचे करते हैं, और जब हमें किसी चीज के लिए ना करनी होती है तो हम साइडवे मूवमेंट करते हैं, इधर उधर वाला। तो ये हो गया नॉडिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। I hope atlas is clear to all of you. So now moving to next slide. Now come to एक और जॉइंट होता है जो कि एटलस बनाता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं ये एटलस के साथ बनाता है एक कॉन्डाइलर जॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डाइकोंडाइलिक स्कैल है, तो कॉन्डाइलर जॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो ये चीज याद रखना। नाउ कम टू एक्सिस। जो एक्सिस है ये एक तरीके का एटिपिकल वर्टिब्रा है। एटिपिकल वर्टिब्रा है ये हमने डिस्कस कर लिया है क्योंकि ये क्या है, C2 सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा।
हमने याद किया था C1, C2 एंड C7 आर एटिपिकल वर्टिब्रास। अब जो एक्सिस है या जो C2 है वो एटिपिकल वर्टिब्रा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रीजाइगोपोफाइसिस एब्सेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेसेस याद करे थे ना एडजेसेंट वर्टिब्रास के, प्रीजाइगोपोफाइसिस, पोस्टजाइगोपोफाइसिस, तो इसमें प्रीजाइगोपोफाइसिस एब्सेंट है। अब जो वेंट्रल साइड होती है ना एक्सिस की, वहां पे एक बोनी प्रोजेक्शन होता है। वो बोनी प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है ये देखते हैं। ओडोंटॉइड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेंस। ओडोंटॉइड प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डेंस। अब ये ओडोंटॉइड प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आर्टिकुलेट करते हैं एटलस के साथ और स्कल के साथ टू फॉर्म द इटलैंटो एक्सियल जॉइंट। वहां पे हमने पढ़ा था इटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, पर यहाँ पे जो एक्सिस है वो एटलस और स्कल के साथ जॉइन करता है, आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है इटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और ये एक तरीके का है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट दिस इज ऑल्सो नोन एज रोटेरिया। क्योंकि देखो वो वाला जो इटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट था वो रिस्पॉन्सिबल था नॉडिंग मूवमेंट के लिए, यस नो मूवमेंट के लिए। गर्दन को नीचे करना, गर्दन को ऊपर करना, मतलब हाँ करना या फिर ना करना, मतलब साइडवे मूवमेंट या फिर अप डाउन मूवमेंट। अब ये जो रोटेरिया है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटरी मूवमेंट, कि अगर हमको स्कल को ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है तो फिर एटलैंटो एक्सियल जॉइंट का सिग्निफिकेंस आता है। जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है ना ये कैसे पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारा स्कल रोटेट करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेरिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है उसमें एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन चीज कर दिया। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू थोरैसिक वर्टिब्रे। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो थोरैसिक वर्टिब्रे होता है उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सर्वाइकल वर्टिब्रे। लास्ट स्लाइड पे इट इज लोकेटेड इन चेस्ट रीजन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ? जब हमने पढ़ा था थोरैसिक केज या फिर जब रिब्स पढ़ी थी हमने कि जो आगे स्टर्नम होता है पीछे होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, और जो इन दोनों और जो रिब्स होती है वो थोरैसिक केज वाली वो इन दोनों से ऐसे कनेक्टेड सी होती है। ठीक है, तो जो रिब्स होती है दे आर अटैच टू थोरैसिक वर्टिब्रे पीछे की साइड ऐसे, और आगे की साइड दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम, और ये बना देते हैं हमारा थोरैसिक केज। फाइन। उसके बाद जो ये क्या अब थोरैसिक केज बना रहा है, तो जो थोरैसिक कैविटी होती है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट होता है और लंग्स होते हैं। तो ये हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका जो सेंट्रम होता है वो हार्ट शेप्ड होता है। सेंट्रम बोले तो बॉडी, तो बॉडी है इसकी हार्ट शेप्ड। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं किसके? थोरैसिक वर्टिब्रे के, वो होते हैं थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको बस रट्टा मारना है, तो प्लीज मार लीजिएगा क्योंकि मैंने जॉट डाउन तो यहाँ पे कर दिए जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लंबर वर्टिब्रे पे। जो लंबर वर्टिब्रे होता है हमने याद करा था एल फॉर लंबर, एल फॉर लार्जेस्ट। तो लंबर वर्टिब्रा इज लार्जेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट इज प्रेजेंट ऑन एब्डोमेन। अब जैसे जब थोरैसिक केज से जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो हमारा क्या आता है? एब्डोमिनल कैविटी आती है। तो नेक में तो हमारे को मिले थे सर्वाइकल, फिर थोरैसिक कैविटी में हमें मिले थोरैसिक, फिर एब्डोमिनल रीजन में हमको मिलेंगे लंबर वर्टिब्रे। फाइन। उसके बाद जो इनका सेंट्रम होता है ना ये किडनी शेप्ड होता है। थोरैसिक वर्टिब्रे का सेंट्रम था हार्ट शेप, लंबर वर्टिब्रे का है किडनी शेप, एंड दे बियर्स वेट ऑन द ट्रंक। जो ट्रंक का वेट होता है मतलब जो पीठ का वेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लाइक हमारा जो बैकबोन है वो ही तो सब कुछ हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है, तो उसका वेट कौन संभालते हैं? लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं ना लंबर वर्टिब्रा के वो होते हैं लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये याद करने वाली चीज है तो याद कर लेना।
सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है सैक्रल वर्टिब्रा और है कॉर्डल वर्टिब्रा। सो व्हाट इज सैक्रल वर्टिब्रा? जो एम्ब्रियोनिक 5 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज करते हैं एक साथ टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर बोनी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सैक्रम। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में वर्टिब्रा होते हैं सैक्रम, वो होती है 5 बोन्स, 1 2 3 4 5, और ये फ्यूज कर जाती है टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर बोन विच इज नोन एज सैक्रम। ठीक है, उसके बाद इट इज प्रेजेंट ऑन पेल्विक रीजन। ये वाला जो रीजन होता है ना हमारा पेल्विक, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये पेल्विक रीजन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सैक्रम वर्टिब्रा। फाइन। उसके बाद फीमेल्स में जो सैक्रम होता है ना वो वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। इसका फीमेल और मेल पेल्विक रीजन का एक बोनी प्रोजेक्शन वाला डायग्राम है जो कि डिफरेंशिएट अच्छे से बता रहा है, जो मैंने इंस्टाग्राम पेज पे डाला है, तो आप प्लीज वहां पे जाके चेक करना। वो वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। वाइडर मतलब चौड़ा, और शॉर्टर होता है मतलब अगर मेल के लेग्स बड़े हैं तो फीमेल के छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि जो फीमेल का सैक्रम है वो छोटा होता है जबकि मेल का सैक्रम बड़ा होता है। और वाइडर क्यों होता है? क्योंकि वाइडर इसलिए होता है, एक तो यूट्रस प्रेजेंट होता है फीमेल में एक्स्ट्रा में, और दूसरा हाइट कम होती है। हाइट कम होती है इसलिए तो सैक्रम हो गया छोटा, और यूट्रस प्रेजेंट होता है इसलिए सैक्रम हो गया वाइडर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नाउ मूविंग टू कॉर्डल वर्टिब्रे विच इज ऑल्सो नोन एज टेल वर्टिब्रे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में क्या होते हैं? 1 2 3 4, 4 वर्टिब्रे की 4 बोन्स होती है, ये फ्यूज कर जाती है टू फॉर्म अ सिंगल वर्टिब्रा एंड बना देती है कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन। ठीक है, आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सब याद करने वाली चीज है तो प्लीज याद कर लेना, बहुत आसान है, मैंने सब कुछ लिख दिया है, जॉट डाउन कर दिया, बस अब याद करना है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कर्व्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितने कर्व्स होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, और वो जो डायग्राम है उसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबलिंग या फिर कर्व्स के बेसिस पे। तो पहले एनसीईआरटी के इस डायग्राम पे फोकस करते हैं कि क्या कहना चाहता है, उसके बाद फिर हम कर्व्स की बात करेंगे। तो जो ये डायग्राम है इसमें शो किया हुआ है कि सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन से है, थोरैसिक वर्टिब्रे कौन से है, लंबार वर्टिब्रे कौन से है, और सैक्रम और कॉक्सिक्स कहाँ है, और बीच बीच में क्या दिखाई गई है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जो नेक रीजन है वहां पे तो हो गए सर्वाइकल, थोरैसिक वर्टिब्रे हो गए चेस्ट रीजन में, लंबर वर्टिब्रे हो गए एब्डोमेन में, सैक्रम हो गए पेल्विस में, और कॉक्सिक्स बनाता है टेल वर्टिब्रा, और इनके बीच में है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ये हमारी वर्टिब्रा है ये स्ट्रेट नहीं है लाइक दिस, इसमें कुछ कॉनकेव पोर्शन है, कुछ कॉन्वेक्स पोर्शन है। कॉनकेव का मतलब होता है केव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब गड्ढा ऐसे जो अंदर को धसा हुआ होता है वो तो हो गया कॉनकेव, और जो बाहर को निकला हुआ है वो है कॉन्वेक्स। तो ये आगे से पहले कॉन्वेक्स है सर्वाइकल रीजन में, फिर ये थोरैसिक रीजन में कॉनकेव है, फिर लंबर रीजन में ये है कॉन्वेक्स। तो ये जो कर्वेचर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस के लिए, और ये कर्वेचर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम क्लिनिकल कंडीशंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक जो सिंपल कर्व बनाया है, पूरा थोरैसिक केज नहीं बनाया, पूरा लंबार के जो रिब्स थी वो नहीं दिखाए बिकॉज वो थोड़ा टिपिकल डायग्राम था। अब हम समझते हैं कि कौन सा कर्व क्या डिनोट करता है और वो क्यों डेवलप होता है, और वो जो कर्व्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस है, ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। ठीक है, अब ये वाला जो कर्व है जो कि है सर्वाइकल कर्व, ठीक है, इसके नीचे वाला कर्व है इट इज थोरैसिक कर्व, फिर उसके नीचे वाला कर्व है लंबार कर्व,
और इसके नीचे वाला कर्व है कॉर्डल कर्व। ठीक है, अब ये कौन सा कर्व कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड और कौन सा कर्व कॉनकेव है, ये और देखते हैं। तो अब अगर आप इस वाले कर्व को ऑब्जर्व करते हैं, सर्वाइकल कर्व को, सो इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। जबकि जो थोरेसिक कर्व है इट इज कॉन्वेक्स। हम पैरामीटर एक ही लेके चलते हैं, या तो कॉन्वेक्स ले लो या कॉनकेव ले लो, उसके हिसाब से फॉरवर्ड और बैकवर्ड को डिफाइन कर दो। इट इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। उसके बाद जो लंबार कर्व इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। और जो कॉर्डल कर्व है इट इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। आई होप ये पोजीशंस और इनकी जो डिफरेंट कर्व्स हैं आपको समझ में आ चुके हैं। अब जो सर्वाइकल कर्व होता है ये क्यों डेवलप होता है? इट डेवलप्स ड्यू टू इन्वेस्टिगेटिंग नेचर ऑफ चाइल्ड। इन्वेस्टिगेटिंग नेचर से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो चाइल्ड होता है या जो टॉडलर होता है वो घुटनों के बल चलता है। तो घुटनों के बल चलता है, उसको सारी चीजें देखनी होती है, समझनी होती है, परखनी होती है। तो जब वो झुकता है ना तो उसका सर्वाइकल कर्व डेवलप होता है। उसके बाद अगर हम लंबार कर्व की बात करें तो हमने पढ़ा था अभी कि ये बैकबोन है और ये सारा वेट लेता है हमारी बॉडी का। तो इट डेवलप्स ड्यूरिंग वॉकिंग, डेवलप्स व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग। ठीक है, तो वो एक आगे की तरफ झुकाव आता है, तो उससे लंबार कर्व डेवलप होता है। अब जो इससे रिलेटेड क्लिनिकल है वो है लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस। लॉर्डोसिस में कुछ नहीं होता, बस एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है लंबार कर्व की। मतलब अगर लंबार कर्व ऐसे बाहर, जैसे कि ये नॉर्मल है, तो अगर एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो हो गया लॉर्डोसिस। जो लॉर्डोसिस है उसका एग्जाम्पल है बागा बॉय। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक फेमस टीवी सीरियल है, सब टीवी पे आता है, सबको बहुत पसंद है। उसमें एक जेठालाल के वहां पे ना एक काम करता है बंदा जिसका नाम था बागा। बागा का जो एब्डोमेन है या पेट है या बेली है वो आगे की साइड झुकी हुई होती है। तो वो क्यों झुकी हुई है? क्योंकि उसको है लॉर्डोसिस नाम की बीमारी, उसके पास है एक्स्ट्रा लंबार कर्व। अब अगर हम स्कोलियोसिस की बात करें तो जो स्कोलियोसिस है इसमें क्या होता है? लेटरल बेंडिंग ऑफ थोरेसिक कर्व। मतलब ये जो थोरेसिक कर्व है ना इसकी बेंडिंग ना थोड़ी सी लेटरली होती है, मतलब बाहर की तरफ, कि बेसिकली है तो ये ऐसा पर ऐसे बाहर की तरफ भी। अब मैं 3D में आपको ड्रॉ करके नहीं बता सकती, पर आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि ऐसे से ये हवा में लेटरल बेंडिंग हो रही है, तो ये डेवलप करता है स्कोलियोसिस। तो अगर मैं आप इसका अगर आपको एग्जाम्पल दूं फ्रॉम रियल लाइफ, तो स्कोलियोसिस का रियल एग्जाम्पल है शकुनी मामा। महाभारत सबने देखी होगी और उसमें एक बहुत फेमस कलाकार है शकुनी मामा। तो शकुनी मामा को आपने देखा होगा, वो हाथ पे, कमर पे हाथ रख के और फिर इसे टेढ़ा होके चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि उसे है स्कोलियोसिस। ठीक है, अब है काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है किसका? थोरेसिक कर्व का। थोरेसिक कर्व का एक्स्ट्रा ग्रोथ से क्या होता है? ऊपर लॉर्डोसिस में लंबार कर्व का था, काइफोसिस में थोरेसिक कर्व का है, और स्कोलियोसिस में लेटरल ग्रोथ है। काइफोसिस का अगर लाइव एग्जांपल आपको समझना है, इमेजिन करना, दिमाग में बिठाना है, तो आप याद करो रामायण से मंथरा, जो कैकई की दासी थी। ठीक है, मंथरा कैसे चलती थी? मंथरा के कुबड़ था, उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा उभरा हुआ था। तो क्यों था वो? क्योंकि उसको एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं हम काइफोसिस। सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कर्व्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और उसके रिलेटेड बीमारियां जो क्लिनिकल थी। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी कभी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, याद कर लेना। और विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।